मिशन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं प्रेम पाठक और मेरे साथी विजय यादव। आज खास मुलाकात में हम आपको रूबरू कराते हैं एक ऐसे शख्स से जिन्होंने जिला पार्षद से राजनीति की शुरुआत करके गहलोत सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे और वर्तमान में अब राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष का दायित्व संभाल रहे हैं। इनके बारे में चर्चा की जाए तो कम है। एक किसान परिवार में जन्म लेने के बाद, एक सफल उद्यमी के बाद अब एक सफल राजनीति के रूप में आपके सामने ये मौजूद हैं। आइए शुरू करते हैं उनसे सवाल जवाब का सिलसिला। आपसे गुरु जी, पहला मेरा सवाल है, 3 जुलाई से राजस्थान की विधानसभा शुरू हो रही है। विधानसभा में चूंकि आप प्रतिपक्ष के नेता का बहुत बड़ा दायित्व संभाल रहे हैं, एक शैडो मुख्यमंत्री का एक पद होता है, इस नाते इस बार प्रतिपक्ष नेता के नाते और कांग्रेस की क्या तैयारी है? तैयारी देखिए पाठक साहब, कंप्लीट है और पूरा हमारा विपक्ष इसमें, मैं तो हुई लेकिन मेरे साथी जो हमारे विधायक हैं सब लोग पूरी तैयारी के साथ लगे हुए हैं। सभी क्वेश्चंस की तैयारियां चल रही हैं, क्वेश्चन लगा चुके हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि ये जो सत्र आता है ये सरकार को सही दिशा में चलाने की एक चाबी है। सरकार जिस प्रकार से आज तानाशाही कर रही है या जो वादे किए हैं या जो सैंक्शंस हैं या इसकी नीतियां हैं, उन सबको घेरने का सबसे अच्छा जो प्लेटफॉर्म है वो विधानसभा है। हमारी तरफ से तैयारी पूरी है, चाहे इन्होंने जो हमारी योजनाओं को बंद किया हो, चाहे इनका जो घोषणा पत्र हो, क्या इन्होंने वादे किए थे, और या जो पिछले 7 महीने के अंदर जो इनकी गफलत रही है, आज एक ऑर्डर निकालते हैं, कल उसको वापस लेते हैं, एक का ट्रांसफ़र करते हैं, दूसरे को बहाल करते हैं, इस टाइप के जो भी हैं। और जो जनता से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, विशेष रूप से मैं बात करूं युवाओं की, बात करूं किसान की, महिलाओं के साथ अत्याचार की, दलितों के साथ अत्याचार की, तो ये सारे जो स्थिति रही है इस 7 महीने में एकदम क्राइम का ग्राफ भी इसके अंदर बढ़ा है। जो युवा और किसानों की हम बात करें तो उसके जो नीतियां जो हैं उनके लिए कोई काम होने हैं, उनका ग्राफ गिरा है। ये सारे मुद्दे हैं और विशेष रूप से जो हमारी योजनाएं हैं जिनके लोगों ने बंद किया है, इन सारी चीज़ों को लेकर हम विधानसभा में इनको घेरेंगे। एक दूसरा क्वेश्चन है, पुरानी सरकार की योजनाओं को लगातार बदला जा रहा है या बंद किया जा रहा है। क्या ये योजनाएं जनता के काम की नहीं थी जो इनको नई सरकार अब बंद कर रही है? देखिए, मैं कहना चाहूँगा ये एक परिपाटी जो ये लोग डाल रहे हैं ये गलत है। ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी इन्होंने, चाहे वो मोदी जी दिल्ली के अंदर आए हों, चाहे यहाँ पे वसुंधरा राजे जी की सरकार रही हो, इन लोगों ने हमेशा जो हमारी योजनाएं हैं उनको बंद करने का या नाम बदलने का काम किया है। हमने पहले दिन गहलोत जी ने घोषणा की कि हमारी जो भी योजनाएं हैं, हम जो वसुंधरा सरकार ने शुरू की हैं वो अगर अच्छी योजनाएं हैं तो उनको हम लागू रखेंगे, और अच्छी योजनाएं नहीं हैं तो उनको हम क्या कमियां हैं उनका सुधार करके उनको भी जारी रखेंगे। ये हम लोगों ने किया और इसको निभाया 5 साल तक। आज हमारी सरकार की जो योजनाएं थी, आप देखिए चिरंजीवी जैसी योजना को गलत साबित करने पे तुले हुए हैं। पूरे देश में, दुनिया में एक ऐसा राज्य राजस्थान है जहां सब लोगों का 25 लाख रुपए का इलाज और 10 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा प्लस किसी भी प्रकार का ऑर्गन ट्रांसप्लांट है वो 25 लाख से अलग है। उस योजना को इन लोगों ने बंद कर दिया है और नतीजा आज गरीब तड़पता हुआ मर रहा है, अपनी ज़मीन बेच रहा है, अपने गहने गिरवी रख रहा है, उसके बावजूद भी इलाज नहीं करा पा रहा है। ये हालत है आज। गरीब को हम किट देते थे फूड सिक्योर की, जिसके अंदर दाल है, आटा है, नमक है, मसाले हैं, तेल है। आज वो किट इन लोगों ने बंद कर दी। इंदिरा रसोई गरीब का खाना मिल जाता था शहर के अंदर, उसकी पहले संख्या दी की, अब उसमें एक दिन में एक कूपन कर दिया। धीरे धीरे देखना आप उसको बंद करेंगे। सैकड़ों ऐसे काम हैं जो पिछली सरकार के समय चल रहे थे, टेंडर हो गए, स्वीकृत हो गया, फिर टेंडर हो गए, फिर वर्क ऑर्डर हो गए। ऐसे कामों को भी सरकार ने रोक दिया। अभी आप देखिए जिलों की समीक्षा करने की बात कर रहे हैं। आज हम अलवर में बैठे हैं, आप देख लीजिए क्या ज़रूरत नहीं थी अलवर में। आज खैरथल अलग ज़िला बना है, भिवाड़ी अलग एसपी बैठा है, कोटपुतली
बहरोड में अलग ज़िला बना है, कितने अधिकारी IAS IPS न्यायिक और पूरा स्टाफ डिस्ट्रिक्ट लेवल के अधिकारी सारे कितने लोगों की भर्ती होगी, कितने लोग नए आएंगे, पोस्टें बढ़ेंगी, युवाओं को रोज़गार मिलेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि आम आदमी को जो न्याय है वो नज़दीक मिलेगा। आज टीकाराम जूली का गांव अलवर से 100 किलोमीटर है। मेरे को पहले 100 किलोमीटर आना पड़ता था, लेकिन हमारी सरकार ने, पहले हमारी तहसील बहरोड थी, तहसील नीमराना हुई, पहले हमारी उप तहसील नीमराना थी, आज उप तहसील मांडन हुई, फिर तहसील मांडन हो गई, और अब जिला हमारा कोटपुतली हो गया। जो जहाँ बन रहा है वो जगह मेरे गांव से 40 किलोमीटर है। तो जहाँ 100 किलोमीटर जाना पड़ता था अब 40 किलोमीटर जाना पड़ेगा। अभी राजेंद्र राठौड़ जी आए थे, उन्होंने भी क्वेश्चन किया था कि ये अभी तय नहीं कर पा रहे कि बहरोड जिला है या कोटपुतली जिला है। जो पॉपुलेशन के हिसाब से डिवाइडेशन होना चाहिए था, बहुत छोटे छोटे जिले बना दिए। देखिए, इससे छोटे जिले हैं, इससे पहले भी इससे छोटे जिले, कई जिलों में तो जैसे 5 थाने ही हैं। नहीं, वो पुलिस के थाने की बात अलग है। आप देखिए, क्राइम के हिसाब से आप देखेंगे तो क्राइम के हिसाब से आज ये जो अलग अलग ज़िले कर दिए नलवर के, उसके बावजूद भी यहाँ क्राइम अब भी सबसे ज़्यादा है पूरे राजस्थान के अंदर। तो वो आप एक चीज़ ये नहीं देख सकते, आज बॉर्डर की जो बात है, आज दिल्ली से इतना टच है, यूपी का टच है, हरियाणा का टच है, NH8 यहाँ से निकल रहा है, कितने अपराधी आते हैं, कितने मर्डर करके यहाँ डाल जाते हैं। तो एक अपन अलवर की बात करें तो प्रतापगढ़ थाने में कितने केस दर्ज होते हैं, रेणी में कितने दर्ज होते हैं, नीमराना भिवाड़ी में कितने होते हैं। आज अलवर की बात करें तो कोतवाली में कितने होते हैं, सदर में कितने होते हैं, इसी में अंतर आपको नज़र आ जाएगा। तो ये सारी चीज़ें क्या पृष्ठभूमि है, क्या वहाँ पे रिक्वायरमेंट है, आज पॉपुलेशन कितनी है। आज भिवाड़ी अपने आप में 1 लाख का शहर बन गया। तो आप भिवाड़ी को भी, कस्बे को, और मान लो मालाखेड़ा कस्बा है उसको या राजगढ़ कस्बे को बरोबर तो नहीं मान सकते ना। किस प्रकार की एक्टिविटीज़ वहाँ पे हैं, किस प्रकार के बाहर से लोगों का आना जाना है, कितने लेबर आती है, कितने व्यापारी आते हैं, कितने अपराधी भी इनके साथ साथ आते हैं। तो इस प्रकार की जो चीज़ें हैं, सारी चीज़ें, आज अलवर में 11 विधानसभाएँ थी। तो जो बजट भी आता है, मैं फिर कहता हूँ, एक SP कलेक्टर या जिला लेवल के अधिकारियों को 11 विधानसभाओं की मॉनिटरिंग करनी है, और वही आप जाओगे टोंक, सवाई माधोपुर, बारा, झालावाड़, जिनमें 4-4 विधानसभाएं हैं, उतनी मॉनिटरिंग आपको करनी है। और यही नहीं, कई बार ऐसा होता है कि आप इनकी मॉनिटरिंग के साथ साथ बजट आता है डिस्ट्रिक्ट के लिए, और वही बजट जैसे कोविड के समय में इंजेक्शन ज़िले के हिसाब से दे रहे थे, अब हमारा ज़िला दूसरे ज़िलों से दुगुना तिगुना 2.5 गुना है, अब उतने इंजेक्शन में यहाँ की पूर्ति हो जाएगी। यही बात मैंने पहले भी रखी थी, आज भी रख रहा हूँ। मैं ये और कह रहा हूँ, अभी और गुंजाइश है राजस्थान में ज़िले बनाने की, इससे लोगों को सहूलियत दी जानी चाहिए, इसको इशू नहीं बनाना चाहिए। और ज़िलों की नहीं, पाठक जी, ज़िलों की बात नहीं है, कह रहे हैं कॉलेज जो नए खुले हैं इनका भी रिव्यू करेंगे, महात्मा गांधी स्कूल खुले हैं इनका भी रिव्यू खुलेंगे, लोगों को पट्टे मिले हैं गरीबों को उनका भी रिव्यू करेंगे, योजनाएं हैं उनका रिव्यू करेंगे। अरे भाई, रिव्यू भी करोगे, कुछ काम भी करोगे। अच्छा लगता है आप बताते कि हमारा विजन ये है, गहलोत जी ने जो ज़िले बनाए इनमें कमियां हैं, इनको हम ठीक करेंगे, और 5 ज़िले 10 ज़िले जितने ज़रूरत है और हम बनाएंगे। आज इंग्लिश मीडियम स्कूल में कोई कमियां रहेगी, आप कहते हैं कि अच्छा आपने शुरू किया था लेकिन कुछ कमियां रही, उनको हम ठीक करने जा रहे हैं। तो एक अच्छा मैसेज जाता है, एक साफ, जो आप जो काम करना चाहते हैं वो मैसेज पब्लिक के बीच में जाता है। लेकिन अब सारे लोग देख रहे हैं कि न तो इनको अनुभव है, न पूरी जानकारी है, और जिस प्रकार से काम हो रहा है, 7 महीने हो गए हैं राजस्थान के अंदर, किया क्या है, एक उपलब्धि बता दें। आज मैं देख रहा था कि मुख्यमंत्री जी रोज़गार का बहुत बड़ा आयोजन कर रहे हैं, बधाई दे रहे हैं, सर्टिफिकेट बांट रहे हैं। भर्तियाँ किसके समय में हुई है, किसने भर्ती कराई है, वो रोज़गार उन लोगों को किसने दिया है, आप वाहवाही लूट रहे हो। कल मैं देख रहा था झुंझुनू के अंदर गए, बढ़ी हुई पेंशन की बधाइयाँ ले रहे हैं। भाई किस चीज़ की? राजस्थान वो पहला राज्य है जहाँ जो पेंशन है उसको हर साल 15% बढ़ोतरी करनी पड़ेगी। ये कानून पास हो गया, अब की बार 1150 आई है, अगली बार 1300 आएगी, उससे अगली साल 1450 आएगी। तो इसमें आपका क्या नया आप कर रहे हो? ये सारी चीज़ें हैं, सिर्फ ये दिखावा कर रहे हैं।
आज ईआरसीपी की बात होती है, ईआरसीपी अलवर की जो हालत है किसी से छुपी हुई नहीं है। पीकेसी ले आए, एमओयू आज तक नहीं आया, 4 महीने हो गए, बताएं कहाँ है पानी, बताएं तो सही। अभी जैसा आपने बताया कि 6 महीने में सरकार के द्वारा किस तरीके का काम किया जा रहा है, तो अपने पूछना चाहेंगे कि चूँकि राजस्थान में बदलाव सरकार को बने हुए 6 से भी ज़्यादा हो गया, 7 महीने करीब हो गया, और अभी आपने कुछ बताया, लेकिन इसमें 6 महीने में क्या तो होना चाहिए था पब्लिक के लिए, और इन्होंने क्या किया उस पर एक थोड़ा सा विस्तृत अगर अपन थोड़ी सी बात करें तो। देखिए, आधी चीज़ तो मैंने बताई थी कि इन्होंने पिछले 6 महीनों में हमारी सरकार की योजनाओं को बंद करने के अलावा कोई काम नहीं किया। सिर्फ और सिर्फ भाषण चल रहा है, हिंदू मुस्लिम की बात चल रही है, जाति धर्म की बात चल रही है। कभी एक मंत्री कोई बयान देता है, दूसरा मंत्री कोई बयान देता है, इनकी आपस की लड़ाई चल रही है, एक दूसरे को ठिकाने में लगाने में लगे हुए हैं, ये सारी चीज़ें चल रही हैं। प्रदेश की विजन की बात आप एक भी मंत्री बता दे कि वो विभाग में क्या करना चाहता है। मैं पूछना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से भी कि भजनलाल जी ने 100 दिन की कार्य योजना बनाई थी, उस 100 दिन की कार्य योजना बता दे कहाँ है, क्या योजना थी, उसमें क्या किया। आज तो 100 दिन के 200 दिन हो गए ना, बताएं तो सही, वो बताएं कि हमने ये किया है, आपको बता ही नहीं पाएंगे। आजकल अपराधियों के घरों पर भी बुलडोजर चल रहे हैं, आप कितना सही मानते हैं? क्या जो अतिक्रमण करने वाले लोग हैं उन पर भी बुलडोजर चलना चाहिए? देखिए, मैं पिक एंड चूज के खिलाफ हूँ। पिक एंड चूज नहीं होना चाहिए। अपराधी अपराधी है, चाहे कोई भी अपराधी हो, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। अतिक्रमण किसी ने भी कर रखा है, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। आप अमीर आदमी का अतिक्रमण तो तोड़ नहीं रहे हो, उसने चाहे पूरे शहर की सड़क रोक रखी हो, और एक गरीब गांव का आदमी अगर पहाड़ में भी मकान बना के रह रहा है तो उसका आप मकान तोड़ने पहुंच जाते हो। आप जो काम करना चाहते हो उसकी पिक्चर क्लियर होनी चाहिए कि हमारा ये तो कानून है, ये नियम है, इस नियम में, इस संविधान में ये कानून सम्मत, इस पे कार्रवाई बनती है। ये देश बाबा साहब के संविधान से चलेगा। ये जो निर्णय कर रहे हैं ना रोज़ाना, इनसे देश चलने वाला नहीं है। आज अगर हम कोई निर्णय सही नहीं करते हैं, पंच परमेश्वर कहा गया है कि जो पांच लोगों का निर्णय है, पंचों का जो निर्णय है, परमेश्वर का निर्णय है। और यहाँ तो जो निर्णय हैं, जो जनता चुन के भेजती है, वो प्रतिनिधि उन सब के जो हक हैं या उन सब की जो आवाज़ है वो हम सब लोगों के अंदर है। और हम सब लोग मिलकर सरकार की तरफ से कोई निर्णय करते हैं तो वो एक प्रकार से भगवान का निर्णय है। क्या आपको ऐसा लगता है कि सरकार को पिन पॉइंट करके ये ऐसी मैं देख रहा हूँ लगातार जो है सरकार की जो मंशा है वो सिर्फ और सिर्फ गरीबों पे कार्रवाई करने की है। बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े ढीमधारी हैं, उन पे क्या कार्रवाई हुई आप बताइए। अलवर में कितने लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है, कोई शहरों में सड़कें दबा रखी है, किसी ने यूआईटी की ज़मीन पे कब्जे कर रखे हैं, किसी ने सरकारी ज़मीन पे कब्जे कर रखे हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना रखी है, उस पर कार्रवाई नहीं होगी। कार्रवाई होगी, अभी मैं देख रहा था वहाँ पे गए अलापुर गांव के अंदर कि ये उसकी बांध की ज़मीन है और पहाड़ पे लोगों ने मकान बना लिए, उनको नोटिस दे दिया, उस व्यक्ति ने सुसाइड कर लिया। एक शब्द भी किसी ने कहा, किसी ने लिखा, उसके भी बच्चे हैं। आप सिर्फ चाहे अतिक्रमण ही मत हो, आप देखने नहीं गए, आपने जबानी एक लेटर निकाल दिया। उसमें वही बात कह रहा हूँ मैं, पिक एंड चूज की बात है। गरीब हैं क्योंकि वो दलित व्यक्ति था, किसी ने सुना ही नहीं, आज तक देखा ही नहीं, उसकी आवाज़ को किसी ने उठाया ही नहीं। तो ये सरकार की मंशा गलत है। अभी पिछले दिनों कोटा में प्रदर्शन हुआ था, आप भी वहाँ मौजूद रहे, तो आपने उस दौरान ऐसा क्या कह दिया कि सरकार को चुप गया जो आपके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज करा दी उन्होंने? देखिए, हमने जो कहा ना वो साबित हो गया। हमने कहा था कि यहाँ की जो पुलिस है हमारे कार्यकर्ताओं पे नाजायज़ मुकदमे दर्ज कर रही है, वो गलत है, उनको कानून सम्मत कार्रवाई करनी चाहिए, किसी के इशारे पे काम नहीं करना चाहिए। और जो कहा वही हो गया, हम पे ही मुकदमा दर्ज हो गया। क्यों दर्ज हो गया? क्योंकि हम वहाँ नीट की जो है परीक्षा रद्द करने की मांग कर रहे थे, हम बिजली और पानी की मांग कर रहे थे। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ ईमानदारी से, लाइट की और पानी की क्या स्थिति है आप बता दीजिए, आज पूरे शहर की क्या स्थिति है बता दीजिए, पूरे ज़िले की, पूरे प्रदेश की क्या स्थिति है आप बता दीजिए।
पता ही नहीं है कब लाइट आ रही है कब जा रही है, क्या आंख मिचौली चल रही है। किसान तो भूल गए पानी को, किसान की तो चर्चा ही नहीं कर रहे। अब तो सिंगल फेस आ जाए उसी पे लोग आ गए, और वो ही नहीं मिल रही है, पानी नहीं मिल रहा है। चारों तरफ शहर में हाहाकार मचा पड़ा है, गाँव में हाहाकार मचा पड़ा है, कोई पूछने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं। ये सारी सप्लाई टैंकरों से कैसे हो जाती है? टैंकर आ जाते हैं, सरकार के टैंकर आते नहीं, प्राइवेट आ जाते हैं। हर आदमी 500-700 में टैंकर लेकर डलवा रहा है, उसका काम चल रहा है। गरीब कहाँ से डलवाएगा 500 रुपये में? और वो टैंकर माफिया कौन पा रहा है, किसके साथ बैठ रहे हैं, किसके संबंध हैं, किसको कमा के दे रहे हैं, इस पर भी एक्शन होना चाहिए ना। वहाँ बोरिंग सरकार लगाए और भर के खुद के टैंकर सप्लाई करे, ये इनको पा रहे हैं, ये लोग लग रहे हैं, कमाई कर रहे हैं। टैंकरों से पानी की सप्लाई तो पिछले 5 साल से हो रही है। ये क्राइसिस आज का नहीं है। नहीं, ये आज का नहीं है, ये क्राइसिस 15 साल का है। 15 साल से लगातार जल दोहन बढ़ रहा है। यहाँ 15 साल से बीजेपी के एमएलए बैठे हैं, 16वीं साल चल रही है। किया क्या है, जवाब तो दें। भंवर जितेंद्र सिंह जी जब केंद्रीय मंत्री बने, उन्होंने खूब काम कराए, खूब पैसे दिए। जयसमंद के लिए पैसे लेके आए, मैं भी उस समय विधायक था, हम दोनों ने मिलकर काम किए। उसके अलावा ये बता दें इन्होंने एक काम किया हो? 10 साल बीजेपी का सांसद रह गया, एक सैंक्शन दिखा दे भाई। ऐसे काम चलने वाला नहीं है। यानी कांग्रेस राज है, जब भी कांग्रेस की जिम्मेदारी, मैं एग्री हूँ, और बीजेपी के राज में भी कांग्रेस की जिम्मेदारी, ये बात समझ से बाहर है। एक प्रदेश में अपराध बढ़ रहे हैं, सरकार किस तरीके से एक्शन रहा है सरकार का अब तक इनको रोकने के लिए? कहीं नज़र आ रहा है, कहीं कोई ऐसी सरकार की तरफ से एक्टिविटीज़ कोई नज़र आ रही हो? अपराध पहले से ज़्यादा बढ़ गए, विशेष रूप से दलितों पे और बच्चियों पे, महिलाओं पे कितने रेप के मामले दर्ज हो रहे हैं रोज़ाना, क्या हालत हो रही है, कोई सुनने वाला नहीं है। अपराधी के हौसले जो है बढ़े हुए हैं। आप चाहे अलवर की घटना देखिए, अपराधी पुलिस को पीट के भागे। अब वो अपना खुद का जो है बचाव करने में एक अलग चीज़ है, लेकिन गए हैं ना, पुलिस के सामने गए हैं ना। ये पहली घटना नहीं है, ऐसी पूरे राजस्थान के अंदर जगह जगह पुलिस पीट रही है, जगह जगह अपराधी भाग रहे हैं, क्योंकि कोई सुनने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है, कोई मॉनिटरिंग नहीं है। गृह मंत्री का चार्ज मुख्यमंत्री के पास है, और वो जो स्थिति आपके सामने। अभी संसद का सत्र शुरू हुआ है और स्पीकर का भी चुनाव हुआ है। सत्र के पहले दिन ही जो स्पीकर है हमारे राजस्थान से हैं ओम बिरला जी, उन्होंने आपातकाल पर प्रश्न सवाल उठाया वहाँ। तो आप इसको कितना उचित मानते हैं? क्या ऐसे मौके पर एक स्पीकर को कोई पुरानी घटनाक्रम कोई हुआ है देश में, उसको सवाल उठाना चाहिए, नहीं चाहिए, ये क्या मतलब क्या किस तरीके का हो रहा है? देखिए, मैं एक बात कहना चाहूँगा, पदों की गरिमा तो इन लोगों ने छोड़ी नहीं है। वो चाहे स्पीकर हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे इनके केंद्रीय मंत्री हो। प्रधानमंत्री के चुनाव के अंदर बयान क्या थे? कांग्रेस मंगलसूत्र ले जाएगी, कांग्रेस तुम्हारी भैंस खोल लेगी, कांग्रेस मुस्लिमों को प्रॉपर्टी दे देगी। ये प्रधानमंत्री के बयान थे। उसका क्या कद है, प्रधानमंत्री क्या भाषण दे रहा है, ये आपको देखना पड़ेगा। स्पीकर जो होता है, स्पीकर का जिस दिन चुनाव होता है, स्पीकर चुनने के बाद में वो किसी पार्टी का नहीं होता। वो जितने भी लोग हैं, वो चाहे कांग्रेस है, बीजेपी है, अन्य दल है, निर्दलीय है, सबका स्पीकर है। और वो जो कुर्सी है, वो न्याय की कुर्सी है। वो दोनों को पूरा मौका देती है, पक्ष को भी विपक्ष को अपनी बात रखने का, और पार्टी नहीं बनती है। आज ये आपातकाल की बात कर रहे हैं, किस आपातकाल की बात कर रहे हैं? उसका तो खुद आरएसएस ने समर्थन किया था, और खुद सोनिया गांधी, इंदिरा गांधी जी ने उसके बाद माफ़ी मांगी और चैप्टर क्लोज हुआ, कोई बात ही नहीं थी। वो आपातकाल नहीं था। आपातकाल तो आज है। आज जनता प्रदर्शन करती है, नेता प्रदर्शन करते हैं, विपक्ष के लोग प्रदर्शन करते हैं, उन पे मुकदमे दर्ज होते हैं। ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई क्या काम कर रही है आज पता है सबको? कौन सा नेता ज़्यादा खिलाफ बोल रहा है, कौन आगे बढ़ सकता है, उसके ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई पहुंच जाती है। आप देखिए, देश के अंदर प्रधानमंत्री जी ने अभी एयरपोर्ट का उद्घाटन किया था, कल गिर गया। बिहार के अंदर पता नहीं चौथा या पांचवा पुल गिर गया। इससे पहले जिस राम मंदिर की बात करते थे,
प्रभु श्री राम ने इनको आईना दिखा दिया। सबसे पहले तो अयोध्या में ही आ रहे हैं, और अयोध्या का जो मंदिर जिसके लिए हर एक हिंदू की और इस देश के हर नागरिक की, अन्य धर्मों के लोग हैं उनकी भी श्रद्धा है, उस मंदिर के अंदर पानी भर गया, उसके अंदर पानी टपक रहा है। खुद वहाँ के पुजारी जी ने कहा है ये इनके काम है, ये मर्यादाएं हैं क्या? यानी ये सारी चीज़ें हो रही है। जबलपुर के एयरपोर्ट के करके आए, वो एयरपोर्ट गिर रहा है। कोई बता दीजिए एक भी मंत्री, प्रधानमंत्री किसी चीज़ की जिम्मेदारी ले रहा है क्या? ऐसी चीज़ें पहले भी हुई हैं। ऐसा नहीं है कि कोई कांग्रेस के समय में पुल नहीं गिरे हों, गिरे होंगे, इस्तीफे भी हुए हैं, कार्रवाई भी हुई है, जेल भी गए हैं। लेकिन आज जो टनल धस रही है उससे इलेक्ट्रोल बॉन्ड किसने लिए हैं? 12,905 करोड़ रुपए के इलेक्ट्रोल बॉन्ड जो बीजेपी को मिले हैं, किन से मिले हैं? फ्यूचर गेमिंग जो सट्टा जुआ खिला रही है उससे चंदा लिया है, जो पुल गिर रहा है उनसे चंदा लिया है, जिनको ठेके दे रहे हैं उनसे चंदा लिया है। ये सारी चीज़ें जो है मैं समझता हूँ देश हित में नहीं है। असली आपातकाल ये है। चुनी हुई सरकारों को गिरा रहे हो आप। कर्नाटक में क्या हुआ, मध्य प्रदेश में क्या हुआ, बिहार में क्या हुआ, महाराष्ट्र में क्या हुआ, दिख नहीं रहा क्या? एक क्वेश्चन हो है, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जमानत मिल गई है। हाई कोर्ट ने माना है केस में कोई दम नहीं थी। आप इसे कैसे देखते हैं? सीधी बात है, बीजेपी में जाना है कि जेल में जाना है? जिस समय सरकार का चल रहा था मामला और वहाँ पे फ्लोर टेस्ट होना था, उस समय इन्होंने कहा, और झारखंड की सरकार गिराना चाह रहे थे, और ये कोशिश की इन्होंने कि सरकार गिराओ या हेमंत सोरेन को हमारे साथ मिलाओ। वो नहीं मिला उससे। उसने कहा, सबके सामने कह के गया था, आप उसकी स्पीच सुन लेना, कि मैं झुक नहीं सकता, ईमानदार हूँ, जिस दिन छूट के आऊँगा उस दिन पता चल जाएगा, बीजेपी चाहे मुझे सलाखों के पीछे डाल दे। तो मैं यही तो बात कहना चाह रहा हूँ, ये है आपातकाल। अब पूछना चाहिए मीडिया को, जब हाई कोर्ट ये कह रहा है कि भाई इसके जुर्म ही नहीं बनता, इसको क्यों बंद किया है, तो इसका जवाब कौन देगा? कौन ईडी को चला रहा है? कौन नेताओं को परेशान कर रहा है? केजरीवाल को सजा हुई किसके कहने से हुई? वो खुद इलेक्ट्रोल बॉन्ड का चंदा बीजेपी को दिया है उसने, और वो खुद अपराधी है। उसने जैसे ही केजरीवाल के खिलाफ बयान दिया उसकी जमानत हो गई और केजरीवाल को जेल हो गई। ये सिस्टम आज मैं फिर कह रहा हूँ, चाहे न्यायपालिका के कितने आपने निर्णय देखे होंगे, अभी चंडीगढ़ के अंदर क्या हुआ, सैकड़ों ऐसे उदाहरण हैं। चंडीगढ़ में हमारा बैठे ऐसे वोट रिजेक्ट कर रहा है, वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है, नहीं तो ये लोग उसी में नहीं मानते। तो इसलिए मैं ये कहना चाहूँगा आपातकाल आज लागू है, उस समय लागू नहीं था। अभी जैसा आपने झारखंड के सोरेन का किस्सा बताया, अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, उनको लेकर भी इसी तरीके का मामला है कि उनको ईडी ने गिरफ्तार किया, उसके बाद अब सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया, जमानत की भी 20 बार रिया चली, हाईकोर्ट गई, सुप्रीम कोर्ट भी गई। इस मामले को आप किस तरीके से देखते हैं कि ये जो केजरीवाल को लेकर सारा चल रहा है, पिछले करीब 1 साल से ही लगा सकते हैं? 1 साल से नहीं चल रहा है, जिस दिन से केजरीवाल जी आए उस दिन से चल रहा है। और केजरीवाल जी के जितने विधायक अरेस्ट हुए हैं इतने शायद किसी के नहीं हुए होंगे, क्योंकि दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली में लगातार पीछे लगे हुए हैं। सैकड़ों विधायकों की छोटी छोटी एप्लीकेशन की शिकायत पे कि मेरे से दुर्व्यवहार किया, बंद कर दो। कोई जांच नहीं करता है, कोई पूछताछ नहीं करता है, जो मर्जी एप्लीकेशन दी एमएलए के खिलाफ और एमएलए अंदर। और अब मुख्यमंत्री, और आप देखा होगा इससे पहले सिसोदिया और उससे पहले सत्येंद्र जैन और सब लोगों का बंद करने में लगे हैं। इससे पहले भी कोई मेरे हिसाब से 20 एमएलए को इन्होंने मुकदमे दर्ज कर दिए। तो ये परिपाटी गलत है, जो ये चल रही है ना, ये चीज़ें गलत है। असली आपातकाल यही है। एक नीट में लाखों बच्चों का भविष्य अभी अटका हुआ है, सरकार की तरफ से अभी तक कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया। इसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, लोकसभा के अंदर राहुल गांधी जी ने, राज्यसभा के अंदर खड़गे जी ने, और सभी विपक्षी पार्टियों ने, और पूरे देश के अंदर सभी पार्टियों ने भी, सभी संगठनों ने भी लगातार ये आवाज़ उठाई है कि इसको रद्द किया जाए। आप क्यों रद्द नहीं कर रहे हो? 100 से ज़्यादा गिरफ्तारी हो चुकी हैं। ये
क्लियर हो गया कि पेपर आ चुका था, पेपर लीक हुआ है, बच्चों को ग्रेस मार्क दिए गए हैं। झारखंड के अंदर, बिहार के अंदर, हरियाणा के अंदर, गुजरात के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर, और अब तो हमारे राजस्थान के अंदर भी एंट्री हो गई है सीबीआई की। चारों तरफ जब सीबीआई जांच कर रही है, पुलिस में मुकदमे दर्ज हो गए हैं, लगातार लोग अरेस्ट हो रहे हैं, तो फिर ये रद्द क्यों नहीं करना चाहते? क्योंकि इनकी मिली भगत है, साठ गांठ है। मैं तो ये कहूँगा पूरा इसकी पूरी जांच हो, पूरी चीज़ सबके पब्लिक के सामने आ जाएगी। आज एनटीए के चेयरमैन जोशी जी को क्यों लगाया है? ये जोशी जी जो मध्य प्रदेश के अंदर वहाँ के आयोग के अध्यक्ष थे, उस समय मध्य प्रदेश में व्यापम घोटाला हुआ, और व्यापम ऐसा घोटाला है जिसमें 50 से अधिक जो गवाह हैं या चश्मदीद है या जिनसे रिलेटेड जो लोग हैं, उनकी मौत हो गई, रहस्यमय मौत हो गई। ऐसा कैसे हो सकता है एक मुकदमे से जुड़े हुए 50 लोगों की मौत हो जाए? कोई एक्सीडेंट में जा रहा है, कोई सुसाइड कर रहा है, कोई बीमार हो रहा है, कोई किसी प्रकार से एक्सपायर हो रहा है। 50 से ज़्यादा लोग एक्सपायर हुए इस पूरे मामले के अंदर, और आज भी ये मामला नहीं खुला है। तो वो जो वहाँ के अध्यक्ष थे, आज उनको यहाँ बैठा दिया है। तो क्या आप उम्मीद कर सकते हैं? ये तो युवाओं का जो भविष्य है वो अंधकार में करने में ये लोग लगे हुए हैं। तो कुछ जिले की समस्याओं को लेकर कुछ सवाल जवाब करते हैं। जैसे सबसे बड़ी समस्या पानी की है अपने ज़िले में, और पानी की जो समस्या बढ़ती जा रही है, तो आपके समय जब आपकी सरकार थी उस दौरान भी आपको ऊपर आरोप लगाए गए थे कि अलवर में पानी सिलीसेट से पानी लाने की कोई योजना बनाई जा रही है, उसको आप रोक रहे हैं, ऐसा कुछ लोगों का आरोप था उस वक्त। इस बारे में जैसे आप क्या कहना चाहेंगे कि क्या? देखिए, मैं सबसे पहले तो यही कहना चाहूँगा कि अब तो इनकी सरकार है, ये वो कागज़ निकाल के दे दें जिसमें योजना सिलीसेट से पानी लाने की बनी और मैंने रुकवाई। कोई पेपर तो होगा ना, सरकारी कागज़। तो ऐसे कोई योजना सरकार का 1 पैसा भी मंजूर होता है ना, तो उसका पहले रिकॉर्ड बनता है, स्वीकृति आती है। आज किसी को 1000 रुपये पेंशन भी मिलती है ना, तो उसका पीपीओ नंबर जारी होता है पहले। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा, जो व्यक्ति मेरे पे आरोप लगा रहे हैं, सबसे पहले तो स्वीकृति लगा दिखाएं कि ये स्वीकृति रही जिसको टीकाराम जूली ने रोका है। 1 नंबर बात। और ये बात मैं आज नहीं कह रहा हूँ, पिछले 6 महीने से कह रहा हूँ, जब से ये नई सरकार आई है, कि अब आप बता दीजिए टीकाराम जूली ने कहाँ रोका है। सबसे पहली बात। दूसरी बात, हमारी जब सरकार रही 8 से 13 के अंदर, मैंने पहले भी बताया, 25 लाख रुपए मैनेजर भंवर जितेंद्र सिंह जी ने नटनी का 12 के अंदर, 4.5 करोड़ रुपए फिर गवर्नमेंट से अलग से नटनी का 12 से जयसमंद और जयसमंद के अंदर की खुदाई के लिए। अब लास्ट टाइम हमारी सरकार थी 2.5 करोड़ रुपए उस समय। और आज भी जो काम हुआ है, ये मेरे पिछले कार्यकाल की हमारी सैंक्शन है जिससे ये काम हुआ है। मैं पूछना चाहता हूँ, आप वहाँ बैठ के कह रहे हो कि जलकुंभियों से पानी रुक रहा है। पानी जलकुंभी से नहीं रुक रहा है। मानसिकता सही नहीं है। सिर्फ नाटक करने से, अखबार में छपने से आप इमेज नहीं बना सकते। इमेज जनता जब बनाएगी जब आप काम करके दिखाओगे। धरातल पे जो चीज़ें आएंगी, कुछ समय के लिए तो आप वाई लूट सकते हो। आप सिलीसेट में जाके धरने पे बैठ गए, आप नटनी का 12 में जाके धरने पे बैठ गए। आज बैठो ना, आज जनता धरने पे बैठी है आपके इलाके की, आप उसके साथ बैठो, पता चले। ये तो टीकाराम जूली है, सरिस्का में मेरे लोगों के खिलाफ अत्याचार हुआ, मैं मेरी सरकार के खिलाफ बोला, मेरी सरकार के खिलाफ बोला 8 से 13 के अंदर सरिस्का के लोगों के लिए। आज चंबल का पानी हमने मंजूर कराया। किस्मत खराब थी, राज बदल गया, ये लोग आ गए। वसुंधरा जी ने अलवर के साथ 12 जिले और जोड़ दिए, 13 जिलों की ERCP बना दी। 5 साल तक वसुंधरा जी को इन लोगों ने पूरा नहीं करने दिया। मोदी जी की खुद की घोषणा, अजमेर के अंदर और जयपुर के अंदर 25 के 25 सांसद राजस्थान के, जल शक्ति मंत्री राजस्थान का, ERCP नहीं आने दिया कि ये पॉलिटिकल विषय है, इसको नहीं करेंगे। इन्होंने नहीं किया। कोरोना आ गया, हमारी ऐसी स्थिति नहीं थी राजस्थान की, उसके बावजूद भी गहलोत जी ने राजस्थान सरकार के खर्चे से ERCP को पूरा करने का निर्णय लिया। दोनों बांध, ईसरदा और नवनेरा, आज बन के तैयार हैं। अब सिर्फ इनको पाइपलाइन वहाँ से लेके आनी। आधे से ज़्यादा काम, सबसे बड़ा काम बांध बनने का होता है, सबसे ज़्यादा समय उस चीज़ में लगता है, वो हमने कर दिया। अब तो मैं तो कहता हूँ कि हमारी कहीं ज़रूरत है, आप
बताइए, हम आपकी मदद करेंगे। मैं अभी मुख्यमंत्री जी से मिल के आया हूँ और मैंने मुख्यमंत्री जी से कहा है कि भरतपुर और अलवर में ज़्यादा अंतर नहीं है। भरतपुर में पानी की समस्या है, अलवर में वहाँ से ज़्यादा समस्या है, तो आप इस समस्या का हल कीजिए। मुझे आश्वासन तो दिया है, अभी बीजेपी आश्वासन देने में तो एक नंबर है देश में, करती क्या है ये तो समय बताएगा। लेकिन मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा, मैं अलवर ज़िले की जनता की आवाज़ बनकर विधानसभा में इनको घुटनों पे टिका दूंगा अगर इन्होंने ERCP का पानी हमारा अलवर को नहीं दिया तो, ये मैं वादा करता हूँ। एक और प्रदेश की तो बात हुई थी, अपना अलवर पे भी अपराध तेजी से बढ़े हैं, क्या पुलिस सही से काम नहीं कर पा रही क्या? देखिए, पुलिस को आप जैसे रखोगे पुलिस वैसे रहेगी। आप जब तक स्ट्रेटेजी नहीं बनाओगे कि पुलिस से काम कैसे लेना है और किस प्रकार के अपराधों के अंदर वृद्धि हो रही है, किस वजह से हो रही है, पुलिस रोज़ाना अपराध ही थोड़ी रोकती रहेगी। हमें अपराधियों को भी रोकना होगा कि वो उस अपराध की दिशा में नहीं जाएं। उस दिशा में सरकार क्या काम कर रही है, इस दिशा में भी हमें सोचना पड़ेगा कि क्राइम क्यों हो रहा है, बेरोजगारी की वजह से हो रहा है, या कोई अश्लील सामग्री इस प्रकार की आ रही है उससे हो रहा है, या और कोई वजह है जिससे अपराध लगातार बढ़ रहे हैं। अपराध पे तो लगाम लगाएंगे ही, ये तो एक बाद का प्रोसेस शुरू होता है पुलिस का तो, लेकिन उससे पहले भी लगातार जो सट्टेबाजारी चल रही है, काला बाजारी चल रही है, माफिया अलग अलग प्रकार के पनप रहे हैं, ड्रग्स की जो सप्लाई लगातार बढ़ती जा रही है, इन सारी चीज़ों पे भी ध्यान देने की ज़रूरत है। इन सब चीज़ों को कंट्रोल नहीं करेंगे तब तक मैं समझता हूँ अपराध बढ़ते जाएंगे, हम कार्रवाई करते जाएंगे, और ज़्यादा भर्ती हो जाएगी, नए थाने खुल जाएंगे। हमने इसकी प्लानिंग की, पहले अलवर में 1 SP होता था, आज अलवर में 4 SP बैठते हैं। ये कांग्रेस की सोच है। अगर आज भी अगर तुलना करते 1 SP आज होता तो क्या इतनी मॉनिटरिंग हो सकती थी? हमने कितने नए एडिशनल SP, नए DSP, नए SHOs, नए थाने, CCTV कैमराज, ये सारा अभय कमांड, ये सारा कांग्रेस के समय की शुरुआत है। आज सब जगह जो CCTV लगे हुए हैं कांग्रेस के समय की देन है। हमने सारी चीज़ें शुरू की ताकि अपराधी पकड़ में आए। इन लोगों ने कुछ किया हो तो बताएं। जी, पिछला लोकसभा चुनाव पूरा अलवर में पानी के मुद्दे को लेकर लड़ा गया। लोकसभा चुनाव के दौरान चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे अन्य कोई प्रत्याशी रहे हो, किसी भी दल के, सभी ने पानी के मुद्दे को उठाया और अपने अपनी बातें बताई कि मैं ERCP से पानी लाऊंगा, इससे लाऊंगा, उससे लाऊंगा। लेकिन वास्तव में इस समस्या का समाधान है किसके पास? क्या सांसद के पास है या विधायक के पास है? ये किसके पास है? समाधान होगा कैसे? अब तो विधायक भी, सांसद भी, ये सब एक ही तो हैं। ये अलवर का सौभाग्य है कि अलवर का जो जिस विभाग का मंत्री है उसके पास भी वही विभाग है, यहाँ के सांसद के पास भी वही विभाग है। राजस्थान में भी बीजेपी की सरकार है, दिल्ली में भी बीजेपी की सरकार है। इससे ज़्यादा बड़ा समय तो आ नहीं सकता, इससे बेटर कभी हो नहीं सकता। डबल इंजन की सरकार, और या तो नगर निगम भी इनका, तो ट्रिपल इंजन की सरकार। आज भी अगर काम नहीं हो, आज ये सफाई नहीं कराएं, आज नाले जो सड़ रहे हैं, तो इनका करेंगे क्या? हम नेताओं को क्यों चुनते हैं? मैं तो यही पूछना चाहता हूँ कि नेताओं को जनता क्यों चुनती है? इसलिए चुनती है ना कि इनके लिए आगे खड़े रहेंगे, इनकी मदद करेंगे, इनके काम करेंगे, जो समस्या आ रही है उसका समाधान करेंगे। आज अलवर जैसा शहर जो इतना प्राकृतिक सौंदर्य जिसके अंदर है, ऐतिहासिक जो शहर ज़िला है, उसके आज ये हालात इन लोगों ने कर दिए जिसकी मुझे तो उम्मीद नहीं थी। और आप जैसे ये सवाल मेरे से कर रहे हैं तो अच्छी बात है, मेरे से कर रहे हैं तो मैं आपको इसका जवाब भी दे रहा हूँ। पर ये सवाल बनता है, जो सरकार के अंदर बैठे हैं, सत्ता के अंदर जो आज बैठे हैं, जिन्होंने जनता से वादा किया था, वो कहें कि आज मेरी सरकार है, मैं इतने समय में इस चीज़ को पूरा करके दिखाऊंगा। असली जवाब तो वही देंगे। मैं तो जो कह रहा हूँ, मैं तो इनको घुटनों को बल चलाऊंगा, पानी लेके आएंगे। ये जिम्मेदारी मेरी भी है, विपक्ष के नाते मेरी जिम्मेदारी है कि अलवर में पानी लेके आऊँ। इनको सोने नहीं दूंगा चैन से, ये वादा मैं आपसे करता हूँ। एक पार्टी को लेकर सवाल कर लेते हैं कि गोविंद डोटासरा नेता प्रतिपक्ष बनना चाहते थे लेकिन बन आप गए, ये कितना सही है कि आप दोनों में? ऐसी कोई बात ही नहीं है, हम दोनों तो परिवार की तरह, भाई की तरह हैं। मैं बनता, वो बनते, वो नहीं बने, मैं नहीं बना, कोई इशू ही नहीं है। कौन क्या बनना चाहते थे कोई इशू ही नहीं है, सब बनी बनाई बातें हैं।
पिछला विधानसभा का चुनाव हुआ, पार्टी की ओर से काफ़ी प्रयास किए गए, अच्छे काम हुए, सारे चुनाव प्रचार रहा, तो पार्टी की सरकार लेकिन नहीं आ पाई कुछ कारणों से, या थोड़ी बहुत सीटों की वजह से रह गई। तो क्या आप मानते हैं कि जो सरकार कांग्रेस की राजस्थान में नहीं बन पाई, इसके पीछे जो कारण तत्कालीन मुख्यमंत्री और जो पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं सचिन पायलट जी, उनके बीच में जो कोई विवाद काफ़ी दिनों से जो गहराता चलता आ रहा है, क्या वो एक वजह रही या क्या कारण रहा? ये पूरा इंटरव्यू मेरे को लगता है इस लास्ट वाले क्वेश्चन के लिए किया है, क्योंकि जब तक कोई मिर्च मसाला नहीं लगे जब तक तो मैं समझता हूँ जो है मीडिया में आता नहीं। पर मैं ये कहना चाहूँगा ऐसी कोई बात नहीं है, सब लोग मिलके ही काम कर रहे हैं। पार्टी में सब लोगों का अपना अपना एक दायरा है जिसके रह के वो सब लोग काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा काम पहले भी किया था, उस चीज़ का फ़ायदा हमें लोकसभा में मिला। 11 हमारे सांसद जो हैं इंडिया गठबंधन के जीत के आए, सब लोगों का सामूहिक प्रयास था, सब लोगों ने मिल के इस चुनाव को लड़ा है। लेकिन विधानसभा में परिणाम आपके पक्ष में नहीं आए। उसकी पार्टी आला कमान ने समीक्षा भी की है, कुछ कमियां हमारी रही थी उनको हम लोगों ने माना है, भविष्य में उनकी पुनरावृत्ति नहीं हो उस चीज़ का सब लोगों ने विचार किया है। आने वाले समय में अब आप चुनाव करा लो, कांग्रेस की सरकार आ जाएगी। बीजेपी ने हालात ये पैदा कर दिए, आज जनता याद कर रही है पुराने शासन को भी, राज के शासन को भी। मैं फिर कहता हूँ, अभी मैंने पूरे चुनाव के दौरान भी कहा, राजस्थान में 5 साल पहले वसुंधरा जी की सरकार थी, 5 साल हमारी सरकार रही है, जनता तुलना कर ले। 10 साल केंद्र में 4 से 14 तक हमारी सरकार रही है और 14 से 24 तक इनकी सरकार रही है, 10-10 साल दोनों की सरकार रही है, जनता तुलना कर ले और किसका शासन अच्छा है जनता तय करे। एक लोकसभा चुनाव जो हुए हैं उसमें कांग्रेस के प्रत्याशी काफ़ी कम मतों से पिछड़ गए हैं, जीत से थोड़ा सा पीछे रह गए। उसका एक सबसे बड़ा जो फैक्टर निकल के आया वो है कि अलवर शहर से कांग्रेस को बहुत बड़ी हार का सामना करना पड़ा। तो आप क्या मानते हैं कि अलवर शहर से जो भाजपा को इतनी बड़ी बढ़त मिली, उसके पीछे कारण है कि हमारा संगठन सही से काम नहीं कर पाया या हमारे नेता नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए, हार जाएं तो 20 कमियां हम निकालते हैं और जीत जाते हैं तो फिर सारी चीज़ें माफ़ हो जाती हैं, ऐसा कुछ नहीं है। शहर में भी मार्जिन कम था, लोकसभा मार्जिन बहुत देखिए अलग अलग चुनाव के अलग अलग समीकरण रहते हैं। उससे पिछली बार विधानसभा में भी समीकरण अलग थे, अब से ज़्यादा वोटों से हम हारे थे, लेकिन अब की बार कम से हारे। विधानसभा का चुनाव के मुद्दे अलग थे, लोकसभा के मुद्दे अलग थे। कास्ट समीकरण भी विधानसभा में अलग थे, लोकसभा में अलग थे, कई प्रकार की चीज़ें हैं। संगठन पे दोष देना, कार्यकर्ताओं को दोष देना, मैं समझता हूँ ये गलत है। सब लोगों ने अच्छा काम किया था, कुछ कमियां रही जो हम चुनाव नहीं जीत पाए, पर हमारी जीत है। भूपेंद्र यादव जी मोदी जी की टीम के टॉप 5 में हैं और 5 लाख से ज़्यादा की जीत की वो घोषणा कर रहे थे। पूरा शासन, प्रशासन, तंत्र मंत्र, यंत्र जंत्र जो कर सकते थे सब कुछ इन्होंने लगा दिया, पसीने आ गए इनके। और जिस प्रकार से जीते उनको भी पता है और हमको भी पता है और जनता को भी पता है। तो ये जीत तो ठीक है, जिसके पास सर्टिफिकेट है वो जीता हुआ है। पर आप अगर हिसाब लगा के देखेंगे तो एक तरफ इतना बड़ा आदमी केंद्रीय मंत्री और एक तरफ युवा नौजवान 30 साल का लड़का वो, और उनके बीच में इतनी बड़ी टक्कर और बहुत बड़ा बीजेपी का पूरा तामझाम, उसके बावजूद 40,000 से जीते, कोई जीत है क्या? आज हमने नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली जी से कई सवाल जवाब किए, इन्होंने बड़े साफ तरीके से सभी सवालों का जवाब दिया। आज की खास मुलाकात में इतना ही। अगले सप्ताह फिर किसी नए शख्स के साथ हम आपसे फिर रूबरू होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।